इन्वेस्टमेंट से हर किसी को पैसा बनाना है और अगर 2022 में आपको भी पैसा बनाना है तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। यू विल हैव टू थिंक कि हमें किस प्रकार से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, किस तरह के स्टॉक्स लेने चाहिए, किस तरह के स्टॉक्स नहीं लेने चाहिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करें और जो इस पूरे वीडियो में मैं आपको स्क्रीन पे सिखाने वाला हूँ उन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत ही एक्साइटिंग सेशन होने वाला है। फंडामेंटल एनालिसिस अगर हार्डकोर नहीं भी आती है तो भी ये काम का है, एडवांस प्लेयर हो तो भी ये काम का है, और बिगिनर हो तो भी ये काम का है। बट मेक श्योर आप जितना हो सके लाइक दें इस वीडियो को, इससे प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए और भी ढेर सारे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। बट बिफोर वी बिगिन, लेट मी गिव अ बिग शाउट आउट टू आवर वीडियो पार्टनर्स फॉर द डे। लेट मी गिव अ क्विक शाउट आउट टू आर पार्टनर्स टिकर टेप। वैसे आप सभी को पता है कि मैं टिकर टेप यूज़ करता हूँ अपनी एनालिसिस के लिए, बहुत बार इसके बारे में बता चुका हूँ। द बेस्ट पार्ट इज दे हैव अ म्यूचुअल फंड स्क्रीनर एज वेल एज स्टॉक स्क्रीनर। इसी के साथ आप मार्केट का मूड माहौल क्या हो रहा है, क्या फेयरफुल है, जैसे अभी हम देख रहे हैं तो ये फेयरफुल है, क्या ग्रीडी है, एक्सट्रीम ग्रीड है। जब मार्केट फेयरफुल होता है तब आपको बाय करना चाहिए। इसी के साथ साथ इनके स्क्रीनर्स पे आप मल्टीपल चीज़ें लगा के, फिल्टर्स लगा के देख सकते हो। इतना नहीं, इसके प्रो फीचर में आपको सबसे बढ़िया चीज़ मिलती है कि इनके खुद के स्पेशल फीचर्स है। फॉर एग्जांपल आप फंडामेंटल बेसिस पे स्कोर लगा के देख सकते हो, मोमेंटम बेसिस पे, अर्निंग, प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड लॉट मोर। सो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। मेक श्योर आप वहां पे क्लिक करें एंड यूज करें टिकर टेप। तो अब हम समझेंगे कि ये 2022 का जो समय है उसमें अगर हमको इन्वेस्टिंग करनी है तो हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए। एंड एज यूजुअल अपन सिंप्लिसिटी के साथ समझेंगे। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसको कॉम्प्लेक्स ज्ञान की ज़रूरत है तो शायद गलत चैनल पे आ चुके हो। तो हम अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी चीज़ें कॉमन सेंस, जैसे कि पीटर लिंच साहब कहते हैं, उसके बेसिस पे समझेंगे। एंड बिलीव मी, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आप लोग खुद का एक इन्फॉर्म जजमेंट कर सकते हो। मैं कुछ अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लूंगा ड्यूरिंग द सेशन ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो एक ग्लिम्स मैं दिखा देता हूँ कैटेगरी वाइज जो स्प्लिट है ऑफ माय पोर्टफोलियो एट द मोमेंट। ठीक है, एट दिस मोमेंट। ये मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, हमेशा सेम नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हो अभी के समय पे जब निफ्टी 17,400 17,500 मतलब बेसिकली एक हाई लेवल पे चल रहा है, तो उस समय पे जो मेरा इक्विटी का एलोकेशन है दैट इज अराउंड 38.3%, राउंड ऑफ पकड़ते हैं 39%। ठीक है, एंड अदर आई विल एक्सप्लेन यू ये अदर क्या है। वो आपको एक हैवी एक्सपोजर दिख रहा होगा, करीब करीब 62% पकड़ लेते हैं राउंड ऑफ करके। अब कुछ लोग बोलेंगे और ये ऐड करने से तो 100 के ऊपर राउंड ऑफ करा है अभी। ठीक है, तो अब इस चीज को समझते हैं कि ऐसा क्यों किया है, क्या किया है, क्या इसमें लॉजिक है। तो सबसे पहली चीज ये है कि फ्रॉम 2020 मार्च टू 2021 के दिसंबर तक आप पकड़ लीजिए, मतलब करीब करीब 2 साल तक आप पकड़ लीजिए, अभी मार्च आने वाला है। द मार्केट्स हैव एक्चुअली फ्लेड रियली वेल। कोरोना का डिप आया, उसके बाद अच्छे खासे गिरे, काफ़ी ज़्यादा आईपीओज आए, आईपीओज की तो बाढ़ आ चुकी है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग हुई, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल कैप एंड मिड कैप के भी बहुत सारे स्टॉक्स थे जिन्होंने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई फ्रॉम द लो लेवल्स। बहुत सारा एक्शन हो गया एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर अ लॉट ऑफ स्टॉक्स जिनका वैल्यूएशन शायद जस्टिफाइड अभी नहीं है, मतलब वो अपने वैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये उठेगा कि यार हमने अगर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है कुछ अच्छे स्टॉक पे, लेट्स से कुछ फार्मा स्टॉक पे या फिर एशियन पेंट पे करके रखा हुआ है या फिर अडानी ग्रुप में करके रखा हुआ है, तो जस्ट बिकॉज वैल्यूएशन ऊपर हमको निकल जाना चाहिए? नहीं, दिस डिपेंड्स ऑन द विजन, द व्यू विच यू आर हैविंग, प्लस योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस इन द मार्केट। क्यों कह रहा हूं? देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपका विजन है टू होल्ड गुड बिजनेसेस फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स, तब आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं। क्यों? जब 10-15 साल का समय है, अगर बिजनेस ग्रोइंग है, रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर हैपन्स इन टू द मार्केट, हो सकता है वो अगले 5 साल तक भी परफॉर्म ना करे, लेकिन 6th ईयर में वो इतना अच्छा परफॉर्म करेगा कि आपके बाकी 5 सालों के लिए वो पूरी तरीके से कंपनसेट कर देगा। दैट्स नंबर 1। सेकेंड है, अगर आप बोलते हो यार मैं शॉर्ट टर्म के लिए घुसा हूँ, शॉर्ट टर्म बेसिकली 3 to 6 मंथ्स के लिए घुसा हूँ, देन यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस। व्हाई? बिकॉज गोइंग अहेड अगर किसी कारण मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आता है, विच इज अ हेल्दी साइन, बिकॉज ऑफ इट कुड बी जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इट कुड बी एनी डैम रीजन फॉर दैट पर्पस, तो उस केस में आपके शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में डेंट लग सकता है। तो वहां पर आपको स्टॉप लॉस के साथ खेलना पड़ेगा।
जो आपको बेस्ड ऑन आप जिस थेसिस के साथ जिस लेवल पे घुसे उसके हिसाब से आपको स्ट्रिक्टली इज द वर्ड फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एंड तीसरा एक होता है कि हम लोगों की सुन के घुस गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्विटर पे किसी ने बोला, अभिषेक भाई ने कुछ बोला, किसी टेलीग्राम वाले ने बोला, हम घुस गए। तो दिस इज़ वेरी हाई टाइम कि आपको जाके खुद एक बार एनालिसिस करनी चाहिए कि क्या हमने सही स्टॉक पिक किया है कि नहीं पिक किया है। बिकॉज इफ़ बाय मिस्टेक आप गलत स्टॉक में घुस गए हैं तो वह आपको बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकता है। तो अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि ये जो मेरा है ये इक्विटी एलोकेशन क्यों है, बिकॉज फ्रॉम टाइम टू टाइम आई कीप बुकिंग माई इक्विटी पोर्टफोलियो एंड मैं इसको डाइवर्सिफाई करके, अगर मेरे पास 100 रुपये है तो मैं उसका रेंज चेंज करता रहता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट एक बेयर फेज में जाता है तो ये जो इक्विटी का एरिया है ये बढ़ता जाएगा। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूँ, ये कुछ समय पहले ये इक्विटी वाला एरिया 32 या 31% था, विच हैज़ नाउ गॉन अप टू 38.3%। क्यों? बिकॉज हमने हाल फिलहाल में वोलेटिलिटी देखी, ऊपर से करेक्शन देखा। तो बेसिकली पहला थंब रूल ये है कि मार्केट जितना नीचे जाता जाएगा तब मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो ऊपर जाता जाएगा। आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि क्या हमें सिर्फ 3-4 स्टॉक्स रखने चाहिए, क्या हमें 10-15 स्टॉक्स, पूरे एंड तक देखिए, बहुत चीज़ें। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है इस तरह के और वीडियोस आने के लिए। अब बात करते हैं अदर्स में क्या आता है। तो अदर्स में ब्रॉडली 2 से 3 कैटेगरीज आती हैं। पहली होती है कमोडिटीज। कमोडिटीज में स्पेसिफिकली गोल्ड। गोल्ड को एक हमेशा से स्टॉक मार्केट में एक डिसेंट हेज समझा जाता है। दिस इज अ वेरी गुड हेज। आपने सुना होगा कि जब ही मार्केट में पैनिक आता है तो जितने बड़े निवेशक होते हैं वो स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकालते हैं एंड वो यूजुअली सेफर हेवन्स लाइक गोल्ड में शिफ्ट हो जाते हैं। तो पहली चीज है कि मेरा यहां पर एक एक्सपोजर तो गोल्ड में है, दूसरा इज इनटू बॉन्ड्स। एंड मैंने बॉन्ड्स पे ऑलरेडी 1-2 वीडियो बनाया है एंड वट एवर आई से, वट एवर आई एम प्रीचिंग, आई एक्चुअली डू दैट ऑल्सो। तो जाहिर सी बात है दैट्स द सेकेंड की एरिया जहां पर मैंने लगाया हुआ है। क्यों? बिकॉज देखिए आने वाले समय पे ऐसा भी बोला गया, इंटरेस्ट रेट ना बहुत समय से नीचे रखे हुए हैं, जिसके कारण ही बहुत सारे लोगों ने भयंकर इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में कर दिया हुआ था। इस चक्कर में क्या हो गया कि 10 रुपए की चीज के लिए लोग 15 रुपए देने को भी तैयार हो गए थे एंड 15 रुपीज को वो जस्टिफाई ये करते थे कि ये फेयर वैल्यू है, मार्केट तो ऊपर गया तो ऊपर ही रहेगा। एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी कि यूएस में बहुत सारी टेक कंपनीज जब करेक्ट हुई तो वो 55% 55% करेक्ट हो गई। एंड सेम हमारे जो न्यूली लिस्टेड आईपीओज हैं वो अपने हाई लेवल से काफी नीचे चल रहे हैं, बिकॉज मैक्सिमम, आई एम नॉट सेइंग कंपनीज आर बैड, बट वैल्यूएशंस उनको जो दी गई थी वो बिल्कुल गलत थी। और फॉर एग्जाम्पल पेटीएम की लिस्टिंग की डे पे ही एक दिन पहले मैंने कहा था कि इट कुड बी वेरी रिस्की, यू शुड अवॉइड, बट स्टिल सम पीपल मॉक्ड कि नहीं न्यू एज कंपनी है। सी एवरीथिंग इज फाइन, न्यू एज है, बहुत बढ़िया है। शर्मा साहब बहुत ही बढ़िया लोग हैं, बिकॉज शर्मा लोग वैसे भी बहुत समझदार और ज्ञानी होते हैं। बचपन से शर्मा जी के बेटे से मेरे को कंपेयर किया गया है। तो पर आपको ये चीज़ समझना है कि एज अ स्टेक होल्डर यू डोंट हैव द राइट टू गेट इमोशनल कि बिकॉज मिस्टर शर्मा इज रियली गुड हमको उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं, यू हैव टू लुक वेदर यू आर गेटिंग अ रीजनेबल वैल्यूएशन अगर रीजनेबल नहीं है तो आपको उस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसी कारण पे मेरा गोल्ड और बॉन्ड्स और थोड़े से डेट बेस्ड फंड्स हैं जिसमें मैंने थोड़ा सा एक्सपोजर लेके रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में मार्केट जब गिरेगा तब ये ऊपर जाएगा। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा सबसे पहली चीज ये है कि अ लॉट ऑफ पीपल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कमेंट्स में बताना इफ आई एम राइट, 80 to 90% अभी इक्विटी पे इन्वेस्टेड है, ठीक है। अब इसके कारण सबसे बड़ा फ्लॉ क्या होता है कि मार्केट अगर नीचे गिरेगा दे कांट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? पहली बात उनका नेटवर्थ का 90% वो डिप्लॉय कर चुके हैं, 10% खर्चा पानी सेविंग वेविंग बना के रखना पड़ेगा। तो अपने नजरों के सामने वो देखेंगे अपने स्टॉक्स को 20-30% गिरते हुए, बट नीदर दे कैन ऐड नीदर दे कैन डू एनीथिंग एल्स। इसलिए पहली चीज है कि अपने पोर्टफोलियो को इन लेवल्स पे हल्का सा लाइट रखो। तो आप कहोगे कि एम आई सेइंग दैट बहुत बड़ा क्रैश आएगा? नहीं, आई एम ओनली सेइंग, मैं प्रेडिक्शन गेम में नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम ओनली सेइंग कि दिस इज नॉट अ वेरी रीजनेबल लेवल जहां पर मैं बहुत सारा इन्वेस्ट कर सकूं। तो मैं एसआईपी लेवल पे भी इसको मंथ ऑन मंथ, अगर मार्केट यहीं पर रहता है यहां से ऊपर भी जाता है तो 0.5% से रेस करते जाऊंगा, सो दैट आई हैव अ डिसेंट टाइम ऑफ स्कोप टू इन्वेस्ट। अगर बहुत जल्दी मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आ जाता है तो दिस सडनली विल स्पाइक अप, दिस कैन गो अप टू 50, 55, 60% ऑल्सो। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट चीज है, आप मेरे इक्विटी स्प्लिट देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा कि 59.3%, करीब 60% लार्ज कैप है,
32% मिड कैप है, स्मॉल कैप इज 8.8%। आपको ये भी बता दूं कि मेरा स्मॉल कैप का एक्सपोजर इससे पहले 2% था, फिर बड़ा 8%। सो स्लोली आई एम गोइंग टू इंक्रीज माई एक्सपोजर टूवर्ड स्मॉल कैप। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या आप लोगों को स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए? द आंसर इज इफ यू डोंट हैव मच एक्सपीरियंस मत करो। क्यों? उसका 3 रीजन। पहली चीज है कि हमारे देश में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना या पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना इज डू और डाई सिचुएशन। पहली चीज़ है, बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपको वेबसाइट्स पे दिखते हैं, दे कैन बी फोर्ज्ड, वो फज्ड रहते हैं। बहुत सारे प्रमोटर्स उसको गलत ऊपर नीचे करके देते हैं। दूसरी चीज़ ये रहती है कि स्मॉल कैप कंपनीज का पोटेंशियल जानना आपके लिए मुश्किल होता है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं रहता है, because of which this could be a trap for a lot of people. That is the second thing. थर्ड चीज़ अगर आप देखते हो तो स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट में आप जाते हो यूजुअली 100 बैगर ढूंढने के लिए, बट प्रॉब्लम इसमें ये होता है, एक तो पहली चीज़ लिक्विडिटी नहीं रहती, वॉल्यूम नहीं रहता है। दूसरी चीज़ सर्किट्स बहुत जल्दी लगते हैं बिकॉज ऑपरेटर ड्रिवन होता है। तभी आप देखोगे कि अननोन स्टॉक्स बहुत ज़्यादा लोअर सर्किट या फिर अपर सर्किट मारते रहते हैं। तो मैं इधर, अब आप पूछोगे फिर मैं क्यों धीरे धीरे अपना एक्सपोजर बढ़ाने वाला हूँ? फर्स्ट, आई हैव डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन टू द मार्केट। सेकेंड, मैं इस पोर्टफोलियो को स्मॉल कैप का ऐड कर करके भी एट मैक्स लेके जाऊंगा 20%। तो द पॉइंट इज आई कैन रिस्क दैट 20%। इफ बिकॉज ऑफ एनी रीजन ये 20% पे डेंट भी लग जाएगा तो मुझे बहुत बड़ा डैमेज नहीं होगा। पर स्मॉल कैप का फायदा भी क्या है कि अगर बिकॉज ऑफ हाई मोमेंटम इधर एक अल्फा बनाने का अच्छा चांस है, यही 20% अगर 5 गुना भी हो जाता है इन द नियर टर्म, दिस बिकम्स 100% वाला रिटर्न यहां पर बन जाएगा, प्लेन एंड सिंपल। इनफैक्ट मोर देन दैट। तो पॉइंट ये है कि इतना ज़्यादा रिस्क भी मत लो इन 2022 इन स्मॉल कैप्स, बट थोड़ा बहुत एक्सपोजर इस पे बना के रहो। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच आई एम पर्सनली गोइंग टू कीप इन माइंड। अब थोड़ा सा और डीप चलते हैं मेरे पोर्टफोलियो पे, और मैं टॉप 3 सेक्टर्स की बात करता हूँ। बाय द वे, ये है मेरा आईटी वाला सेक्टर का ये जो मैंने बैक ऑफिस से निकाला है आईटी का, और मैं सबका रीज़न बताऊंगा। दूसरा है एनबीएफसी, पूरी फिलॉसफी बताएंगे कि अपन 2022 पे, और इस तरह के और वीडियो चाहिए गाइस तो लाइक में बिल्कुल कमी मत कीजिएगा, ताकि मैं और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। एनबीएफसी इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, लाइक आई बुल हाउसिंग हो गया, एल&टी हाउसिंग हो गया, ये मैंने लिए नहीं है डिस्क्लेमर, बट मैं आपको बता रहा हूँ, मन्नापुरम जो भी हो गए इस तरह के, ठीक है। देन दिस एरिया इज डिनोटेड बाय फार्मास्यूटिकल्स एंड हॉस्पिटल्स, एंड उसके बाद थोड़े बहुत है कुछ कमोडिटी प्लेस हैं, थोड़े केमिकल प्लेस हैं। इस तरह से मेरा ब्रॉडली पोर्टफोलियो डिवाइडेड है। तो पहला सवाल होगा, यार आईटी में क्यों किया? ये जस्ट हम थोड़ी देर में समझने वाले क्यों मैंने आईटी पे एक एक्सपोजर लिया। पहला रीज़न तो ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज आई ऑल्सो हैव सम एक्सपोजर टू इंडेक्स फंड्स, और बिकॉज मेरे पास इंडेक्स फंड्स में थोड़ा सा एक्सपोजर है, प्लस ईटीएफ्स पे एक्सपोजर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो निफ्टी 50 को कॉपी करते हैं, और निफ्टी 50 को कॉपी करने के चक्कर में थोड़ा एक्सपोजर मेरा आईटी पे भी बाय डिफ़ॉल्ट भी आ जाता है, प्लस मैंने अलग से भी लेके रखा हुआ है। फिर एनबीएफसी एंड फाइनेंस अगेन बिकॉज ऑफ ईटीएफ, प्लस मेरा थोड़ा पर्सनल फेवरेटिज्म है एनबीएफसी के तरफ एट दीज लेवल्स, एंड देन फार्मास एंड हॉस्पिटल्स। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि भाई तुम आईटी या फिर फ्यूचर टेक की तरफ थोड़ा ज़्यादा क्यों इंक्लाइंड हो रहे हो? तो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट, ठीक है। और बहुत अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ, और 3 केसेस पहले लेंगे, आपको अपने आप आपके आंसर मिलने शुरू हो जाए। तो पहला केस लेते हैं। द फर्स्ट केस इज ऑफ वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। बोलोगे ये क्या है? भाई साहब ये कुछ और नहीं है, यह है विप्रो। आपको पहली चीज समझनी है, एज एन इन्वेस्टर जैसा लिखा हुआ है, यू हैव टू थिंक व्हाट कुड बी द नेक्स्ट थिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस सेशन का, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। हमने अक्सर कहानी सुनी है विप्रो की, 10,000 लगाए होते 700 करोड़ बन जाते, ये करा होता वो करा होता फलाना ढिमका, ये बहुत ही कॉमन है। बट लेट्स अंडरस्टैंड विप्रो के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो पहली चीज है, इसका नाम था वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। तो ऑब्वियस सी बात है ये आईटी से तो डील नहीं करता था। तो ये ना इसके 3 ट्रिगर्स आए थे, बेसिकली वी कॉल इट अ ट्रिगर। वो ट्रिगर कौन से थे? लेट्स अंडरस्टैंड। पहला ट्रिगर था करीब करीब 1975-77 में, जब गवर्नमेंट में बदलाव हुआ
तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि यार ये जो विदेशी कंपनीज हैं वो एफआईआईज के अगेंस्ट थी, विदेशी कंपनीज के अगेंस्ट थी। तो हमारे देश में से इन्होंने आईबीएम, कोको कोला, इन सब को खदेड़ के बाहर कर दिया कि भैया निकलो, कोई जरूरत नहीं है तुमको इधर रहने की। यहीं पर अपॉर्चुनिटी दिखी अजीम प्रेमजी, हु इज द फाउंडर ऑफ विप्रो। पहले ये लोग कुछ वेजिटेबल फैट रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना के उसको सेल करते थे, फिर कमोडिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स में आए थे, साबुन, तेल, ये सारी चीज़ों पे आए थे। बट अजीम प्रेम जी को यहाँ पर एक पहला ट्रिगर मिला दैट नाउ इंडिया इज गियरिंग अप फॉर स्वदेशी। तो पहली चीज, गवर्नमेंट वॉज रेडी टू सपोर्ट स्वदेशी चीजें, स्वदेशी एंटरप्रेन्योर्स। सेकंड इज, जब आईबीएम को ढकेल के बाहर कर दिया गया तो देयर वाज अ वॉइड, एक खालीपन हो गया, कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी नहीं थी। तो विप्रो फाउंड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहां पर बहुत बड़ा वैक्यूम था और कोई प्लेयर नहीं था। ये तो हो गए दो चीजें। तीसरी चीज जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई थी कि 1989 या 1990 के आसपास इन लोगों ने, विप्रो ने, एक विदेशी कंपनी के साथ टाई अप कर दिया। किसके लिए? फॉर इंटरनेट सर्विसेज, विच अगेन वॉज अ गेम चेंजर। तो आपको क्या समझना है, विप्रो ऐसे ही बड़ा नहीं बन गया। विप्रो के पास पहली चीज थी अपॉर्चुनिटी, दूसरी चीज थी फ्यूचरिस्टिक विजन, फ्यूचर देखा गया इनने, और तीसरा राइट टाइमिंग। तो अब इसको थोड़ा लॉजिकली समझो। अब अगर आप कहते हो कि आज के समय पे मैं विप्रो पे पैसा लगाता हूं, या टीसीएस पे पैसा लगाता हूं, या इन्फोसिस पे पैसा लगाता हूं, जस्ट लाइक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग एक्चुअली से, सौरभ मुखर्जी साहब की कॉफी कैन इन्वेस्टिंग कहती है, do you really think there is an assurance or a guarantee that you would get that compounding return? आपको 20 से 30% का annualized compounding return मिलेगा? Well, I doubt. ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस पे इन्वेस्ट ना करो, अच्छे स्टॉक्स हैं, हो सकता है आप यहां से 10 से 13-14% का एक कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग रिटर्न निकाल सको, बट सेइंग दैट यू विल गेट अराउंड 30-35-40% का कंपाउंडिंग रिटर्न मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि अभी वो वाला सेम सिनेरियो नहीं रहा है। लॉजिकली सोचो, विप्रो उस समय पे छोटी थी, इंडिया का मार्केट खुल रहा था, स्वदेशी कंपनीज को फोकस किया जा रहा था, टेक्नोलॉजी वाज समथिंग जो इंडिया में था नहीं, कंपटीशन था नहीं। तो इससे अच्छा मौका अजीम प्रेम जी को नहीं मिल सकता था, एंड दैट्स व्हाई दिस वेंट अप। क्या मैं इसलिए अभी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करूं ना? सुनो भैया, ध्यान से सुनो। पहले लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, बिल्कुल कॉमन एग्जांपल। गाइस, लाइक नहीं किया तो लाइक करो, ताकि इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ऐसे वीडियोस लाने के लिए। बजाज फाइनेंस, अगेन हमने बड़ा सुना है कि यार तो मल्टी बैगर बन गया था, एकदम बग गया था, इट गेव सो मच ऑफ XYZ काइंड ऑफ रिटर्न्स। कभी सोचा है बजाज फाइनेंस ने ऐसा क्यों दिया? बिकॉज जो लाइफ स्टाइल बेस्ड लेंडिंग थी वो सबसे ज्यादा और सबसे पहले फॉर्मलाइज्ड वे में बजाज फाइनेंस लेके आया। बजाज फाइनेंस रियलाइज्ड कि इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली की जो इनकम है वो बढ़ रही है। जो व्यक्ति 10,000 कमाता था वो 20,000 कमा रहा है, जो 30,000 कमाता था वो 50,000 कमा रहा है। तो बेसिकली आप एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के हिसाब से सोचे, सैलरी बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, तो ऐसा नहीं होता है कि आपकी लाइफस्टाइल चेंज नहीं होती, लाइफस्टाइल चेंज होती है। लाइफस्टाइल पे फोकस करके बजाज फाइनेंस ने इनकैश किया और 15% के आसपास का मार्केट शेयर ऐसे ले गया उस चीज पे। अब आपको अपने आप से पूछना है, क्या सिचुएशन हैज बीन सेम? सिंपल, अपने आसपास जाके देखो। अगर आप मॉल पे कुछ जाके बाय करते हो, ऑब्वियसली आज भी आपको बहुत जगह पर EMI पे बजाज फाइनेंस से मिलता है, बट इज इट ओनली बजाज फाइनेंस एवरीवेयर? आपने ऑब्वियस सी बात है बाकी भी देखे होंगे। तो आपको ये चीज समझनी है कि अगेन saying that just because Bajaj Finance became 100x in the last 15 years इसलिए वो आगे भी 100x होगा is completely wrong. I'm not saying वो 10x नहीं हो सकता, वो 5x नहीं हो सकता, वो 4x होने का 15x भी हो सकता है, बट saying just on the basis of this कि वो पहले हो चुका है, गलत है। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस। बट एक आखिरी एग्जाम्पल लेते हैं, ऑटोमोबाइल। 1990s में हमारे देश में धीरे धीरे करके मिडिल क्लास इन लोगों की जो संख्या थी वो बढ़ने लग गई, गरीबी से थोड़े से निकल गए, थोड़े से, हल्के से, नॉट कंप्लीटली। एंड द सैलरी एंड पे पैकेज ऑफ मिडिल क्लास फैमिली गवर्नमेंट पे काम करने लगे एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर हर्षद मेहता का बुल रन आया एंड ऑल दोस थिंग्स, काफी ज्यादा इकोनॉमी खुली।
तो उस समय पर एक नेसेसिटी बनी एंड एक नीड बनी दैट एवरीवन नीड्स टू ट्रैवल। सबको ट्रैवल करना है, कम्यूट करना है, ऑफिसेस दूर होने लग गए, इधर से उधर जाना पड़ गया था, जिसके कारण द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टू व्हीलर्स एक्चुअली केम, हमारा बजाज एंड देन आपका हीरो होंडा एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड सडनली दीज थिंग्स एक्चुअली टुक अ स्पाइक। ऑब्वियस सी बात है, अगर गाड़ी बिकेगी तो गाड़ी के साथ उसका क्या जाता है, टायर जाता है। सो वी हैव ऑल्सो हर्ड द फेमस स्टोरी ऑफ एमआरएफ। ऑब्वियसली गाड़ी का ट्रेंड बढ़ते बढ़ते जब 2000 में आया तो लोगों का पहली बार, याद रखिए, पहली बार क्रेज बढ़ा कि भाई अब अपनी इनकम भी बढ़ी है, अब हमको फैशनेबल बाइक्स चलानी है। ये है एक बाइक, थोड़ी अजीब लग रही है बट समझ जाओ ये बाइक है। तो अब बाइक्स में फैशनेबल बाइक्स, थोड़ा हाई एंड बाइक्स तब चलने लगा आयशर मोटर्स। बट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थिंक अगेन, एक और बार सोचो, क्या हमारी नीड्स सेम है एज 90s में रोटी कपड़ा मकान हो गया तो लोग संतुष्ट थे। आज के समय में दिस थिंग इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है, लोगों को और ज्यादा चीजें चाहिए। दे आर नॉट जस्ट सेटिस्फाइड विद रोटी कपड़ा मकान, दे नीड रोटी, दे नीड कपड़ा एवरी वीक, न्यू कपड़ा, दे नीड मकान, एटलीस्ट 2 मकान, दे नीड इन्वेस्टमेंट्स, दे नीड देयर सन एंड डॉटर टू गो एंड स्टडी इन लंडन बिजनेस स्कूल, they want a very good lifestyle, they want a luxurious car, not just a car, so the things have changed। मेरे दोस्तों, पॉइंट मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को कि जब आप एज एन इन्वेस्टर सोचते हो तो ये मत सोचो कि जस्ट बिकॉज 90s में कोई चीज काम करी, जस्ट बिकॉज 2000 में कोई चीज काम करी, सेम चीज आगे भी काम करेगी। याद रखिए, एसटीडी पीसीओ बूथ वॉज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन आर कंट्री। रातों रात पूरी इंडस्ट्री हिल गई बिकॉज ऑफ जस्ट वन थिंग, बिकॉज मोबाइल फोन्स वहां पर आ गए थे। तो व्हाट शुड वी थिंक? तो अब आपको सोचना है कि लास्ट 10-15 साल में जो काम किया वो नहीं, आपको ये देखना है आने वाले 10-15 साल में क्या काम करेगा। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई हैव पिक्ड अप आईटी, एंड आईटी में भी कुछ स्पेशलाइज्ड आईटी सेक्टर के पैक लिए हैं बेस्ड ऑन माय रिसर्च, जो मेरे को प्रोजेक्ट्स के बारे में पता लगा है। बिकॉज आई फील कि हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन और ज्यादा होंगे। एंड इफ यू डोंट रियलाइज, जस्ट गो एंड चेक द स्टैट्स। कोविड के टाइम पे अचानक से लोगों ने आईटी या टेक्नोलॉजी का यूजेज कैसे बढ़ाया, अपने घर पे ही देख लीजिए। आपके घर वाले जो कभी जूम यूज नहीं करते थे, कभी गूगल मीट यूज नहीं करते थे, सडनली दे हैव स्टार्टेड यूजिंग यूपीआई से पेमेंट्स, जिस पे ट्रस्ट का बहुत लोगों को इशू होता था, सडनली इट हैज स्पाइक्ड अप। हमारे वो भैया दोगलापन उनका भी बिजनेस चले गया और फिर वही डंका मारते रहते, 2 बिलियन बनाए मैंने, 3 बिलियन बनाए। तो एनीवेज, तो आपको ये चीज समझना है कि लॉट ऑफ मैक्रो चेंजेस हैव एक्चुअली टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ दिस थिंग। सो दीज 3 केसेस एक्चुअली टेल दैट अगर आपको इन्वेस्टमेंट में 2022 में अच्छा पैसा बनाना है तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना, आपको रेफरेंस लेना है ऑब्वियसली कि क्या हुआ है, बट आपको उससे ज्यादा रेफरेंस पता है कहां से लेना है? आपको उससे ज्यादा रेफरेंस लेना है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आपको इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम द पास्ट, आपको रेफरेंस लेना है वेस्ट से। क्यों? एक सिंपल सा एग्जांपल है, पहले मोबाइल आए थे विदेश में, फिर आए हमारे इधर। पहले मोबाइल आए, लैपटॉप्स उधर आए, फिर कुछ सालों में इधर आ गए लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। अब तो स्पीड और बढ़ गई है। पहले जो टेक्नोलॉजी 5-5, 10-10 साल में हमारे इधर पहुंचती थी, आजकल विद इन 5 मंथ्स यहां पहुंच जाती है। सोशल मीडिया का क्रेज पहले विदेश में आया और अब तो भैया हमारे जिसको देखो, बुआ देखो, ताऊ देखो, ताई देखो, जिसको देखो व्हाट्सएप पे मैसेज पे लगे हुए हैं, गुड मॉर्निंग, दिन भर वो ग्रुप में चलता रहता है। और बाकी फेसबुक पे भी चले गए हैं, सबके सब फोटो डालते रहते हैं, माई स्वीट सन, माई स्वीट डॉटर, उसमें 50 लोगों को टैग करते हैं। तो आपको समझना है, वी आर ट्राइंग टू रेप्लीकेट वेस्ट। तो आप ये देखो वेस्ट में क्या कल्चरल शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि बहुत जल्द वो यहां पर आएगा। आप खुद देख लो, विदेश में क्रिप्टो की बात करी और देखते देखते कब इंडिया में वो लास्ट 2-3 साल से पिकअप कर गया, यू डोंट नो। एंड नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट मेटावर्स, दे आर टॉकिंग अबाउट NFT। सो एज एन इन्वेस्टर, भले ही आप नॉट एज एंड यूजर बट एज एन इन्वेस्टर, यू हैव टू थिंक कि कौन फ्यूचरिस्टिक बेसिस पे काम
कर रहा है। नेक्स्ट चीज आप डेटा यूजेज देखो, जियो, थैंक्स टू जियो, और उसके बाद इवन ड्यूरिंग कोविड रूरल कंजम्पशन ऑफ डेटा हैज इंक्रीज। तो अब आप ये सोचो, यूपीआई का इंक्रीज हो रहा है, डेटा का इंक्रीज हो रहा है, तो कौन सी वो इंडस्ट्रीज होंगी जो आने वाले 10-15 साल में बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एंड इंटरनेट सबसे जल्दी ट्रांसफॉर्म होंगी। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस आपने एक ट्रांजैक्शनल शिफ्ट देखा होगा, अचानक से इंटरनेट sensations have become more popular, more fame and more money as compared to traditional businesses. आपने देखा होगा कि हमारे टॉप 10 रिचेस्ट में भी, टॉप 20 रिचेस्ट में भी वर्ल्ड वाइड में अगर आप देखते हो, इट्स नो मोर द ट्रेडिशनल कंपनीज जो स्टील मेटल ये चलाते थे, नाउ दे आर टेक ड्रिवन। ये चीज है। QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, आप खुद देख लो, घर बैठे मूड हो गया, जोमेटो से कुछ मंगा लिया, इधर से कुछ मंगा लिया। सो बेसिकली एवरीवन वांट्स ईज। और बाय द वे इस तरह की कुछ कंपनीज हमारे इधर भी लिस्ट हुई हैं। तो आपको ये समझना है कि 2022 में अगर आप अपनी फिलॉसफी बना रहे हो ऑफ इन्वेस्टिंग, डोंट थिंक ऑफ व्हाट हैड हैपेंड इन द पास्ट, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग रियली रियली फास्ट और स्पीड बहुत तेज हो चुकी है चेंज की। तो ये 10 to 15 ईयर्स का आपको देखना है। एंड यस, इंडियंस हैव ऑल्सो स्टार्टेड एक्सेप्टिंग टेक। और आप अपने आसपास देखो, घर पे लोग जूम यूज कर रहे हैं, यूपीआई यूज कर रहे हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ फंडामेंटल चेंजेस आउट। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस ओवर हियर। बाय द वे, इन कैटेगरी के बेसिस पे अभी तक जो हमने बात करा, आपको क्या लगता है कौन से स्टॉक इस कैटेगरी में फिट हो सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएगा। आई लव टू नो कि आप क्या सोचते हैं कि हाँ यार, इस कैटेगरी के बेसिस पे ये चीजें काम कर सकती हैं। नेक्स्ट चीज है, हम में से सबसे ज्यादा लोग जो ये गलती करते हैं, प्लीज 2022 में ये गलती मत कीजिएगा। आप लोग अपॉर्चुनिटी देखते हो बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं देखते उस एलोकेशन का। ध्यान से समझिए, आईटीसी क्यों लिया है? बिकॉज आईटीसी में एक डीमर्जर होगा। मैक्सिमम लोग ये बोल रहे हैं डीमर्जर होगा, वैल्यू अनलॉकिंग हो जाएगी, 200 को वो 800 हो जाएगा। डीमर्जर हो सकता है कैंसिल हो जाए, आपको और मेरे को तो नहीं पता ये चीज। हो सकता है डीमर्जर इतना लेट हो जाए कि अगले 6 साल तक ना हो, 7वें साल पे हो सकता है डीमर्जर की जगह कुछ और हो जाए, हो सकता है विदेशी जो नॉर्म्स चल रहे हैं जिसके कारण टोबैको पे रेस्ट्रिक्शंस चल रहे हैं वो और ज्यादा बढ़ जाए। अगर ये सारी चीजें हो गई तो आपकी बेस थ्योरी गलत नहीं हो जाएगी? आई मीन द वेरी पर्पस फॉर विच यू आर होल्डिंग आईटीसी वो गलत हो जाएगा। फिर आईटीसी अगर मान लो, आई एम नॉट सेइंग होगा, किसी कारण अगर 100 चले गया, वी आर जस्ट टेकिंग रेफरेंस, जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग ऐसा होगा, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, फिर क्या? ऑब्वियसली देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि हो सकता है यहाँ से ये सारी चीजें हो जाए और आईटीसी पहुंच जाएगा 2500 रुपीज। दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी। बट मेरा पॉइंट ये है, अ लॉट ऑफ पीपल वेस्ट देयर टाइम इन एंटिसिपेटिंग कि ये वाली सारी चीजें होंगी तो मैं ये करूंगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उससे बेटर है ये चीज हो जाए, तो एक बार हो गई तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग एक्शन तो बहुत सारा होगा, आपसे मिस आउट हो जाएगा क्योंकि गैप अप हो जाएगा 15-20% एंड ऑल दोस थिंग्स, वो आपसे मिस हो जाएगा। लेकिन एज एन इन्वेस्टर देन यू हैव अ क्लैरिटी कि अच्छा ये चीज हो गई है, तो अब ये नए नए एवेन्यूज ओपन होंगे, तो अब मैं इसमें बाइंग क्रिएट कर सकता हूँ। ऑब्वियसली आपने एक 20-30% की रैली मिस कर दी होगी, नो डाउट अबाउट दैट, हो सकता है 40%, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्ले खेल रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास अभी भी अनटैप्ड 400% होगा, इवन इफ यू मिस 40%। फॉर एग्जांपल IRCTC जब लिस्ट हुआ था उस टाइम पे ऑलरेडी ऊपर हुआ था, डीमार्ट जब हुआ था ऑलरेडी ऊपर हुआ था, बट दैट डजंट मीन कि IPO के बाद जिसने इन्वेस्ट किया वो अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाए, वो भी ले पाए। नेक्स्ट, हमने आइडिया क्यों लिया? देखिए मैं आप लोगों की एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों, बिकॉज इससे आपको ज्यादा रिलेटेबल लगेगा। मैंने आइडिया इसलिए लिया है सर बिकॉज ये डेट आज ने तो कल तो कर देगा। हमने आइडिया इसलिए लिया है बिकॉज गवर्नमेंट तो उसको मदद करेगी। पहली बात भाई, कुमार मंगलम बिरला साहब गए थे इनके पास, गवर्नमेंट के पास, उनने लिखा था, खत लिखा था कि भाई हेल्प कर दो एंड ऑल दोस थिंग्स एंड ऑल, कोई जवाब नहीं आया। प्रमोटर हिमसेल्फ लेफ्ट द कंपनी, पहली चीज। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं द गवर्नमेंट वांट्स टू कीप अ मोनोपोली, तो रखने नहीं दे सकती, ठीक है हो सकता है, लेकिन क्या आपको पता है बहुत सारे लोग इसी एंटिसिपेशन में कि कुछ कंपनीज, सुजलॉन में लोग लास्ट 11 साल से इन्वेस्टेड है इसी 10-11 साल से इन्वेस्टेड इसी उसमें कि ये अपने डेट रिड्यूस करेगी। आई एम नॉट सेइंग कंपनी बंद हो जाएगी या समथिंग, हो सकता है कर दे, हो सकता है 10 साल बाद कर दे, बट द पॉइंट इज आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा हैवी है। तो व्हाई टू एंटर, एंड इवन इफ यू एंटर, क्यों ज्यादा एलोकेशन से करना है? आप हार्डली इसको 5-10-15% का एलोकेशन दीजिए ना अपने पोर्टफोलियो पे, अगर आपको जुआ खेलना ही है। एंड दिस इज प्योर स्पेक्यूलेशन, लेट्स फेस इट आउट, बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन जो लोग बोलते हैं हम सिंगल डिजिट शेयर पे लगा रहे हो वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो, वो कुछ
कुछ नहीं, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर उसमें बहुत ज्यादा, देयर इज अ रीजन क्यों वो सिंगल डिजिट पे आया है, क्यों वो डबल ट्रिपल डिजिट से नीचे आया हुआ है, देयर इज अ रीजन क्यों फंड मैनेजर्स ने इनको अपने पोर्टफोलियो से हटा दिया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कभी ऊपर नहीं जा सकते, बट पूरा पैसा क्यों लगाना है। तो 2022 में आप अपने माइंड सेट को इस तरह से बनाइए कि यार जो एक स्पेशल वे में अचानक से कोई न्यूज आती है और ये सारी चीज होती है, ट्रिगर होने दो ना, उसके बाद आप इस चीज में करो। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है जो मुझे लगता है 2022 और आने वाले 3-4 साल में, क्या प्रमोटर चेंज पे भी ध्यान दीजिए। देखिए अभी हमने बहुत सारे स्टॉक्स पे जिनमें इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गया, फिर उसके बाद भारती एयरटेल हो गया, फिर उसके बाद बहुत सारे, तो इनको चलाने वाले इनके जो प्रमोटर हैं दे आर नाउ गोइंग इनटू देयर 60s 55 65 इस तरह से। ऑल द प्राइवेटली ओन्ड है तो हो सकता है बहुत समय तक इसके बोर्ड पे रहे, बट यू नेवर नो यार आजकल की लाइफ स्पैन कैसी है, क्या है, ऑल दोस थिंग्स यू नेवर नो। वी हैव सीन सो मेनी सैड इंसिडेंट्स आजकल। तो मान लेते हैं ये लोग जो हैं, इसके बाद ऑब्वियस सी बात है प्रमोटर्स में चेंज होगा। जो मेन लीड करेंगे वो मोस्टली फैमिली बिजनेस पे तो इनके बच्चे ही रहते हैं, बिकॉज उन्होंने उनको विदेश भेजा, सीख के आया, अपनी कंपनी में 20-25 साल से ही उन्हें काम पे लगवा दिया, तो मोस्ट लाइकली वो रहेंगे। बट देन वेन एवर दिस प्रमोटर चेंज हैपेंस, आपको देखना है उनकी एफिशिएंसी फॉर एटलीस्ट 6 to 7 क्वार्टर्स। क्या वो लोग अपने उतने कन्विक्शन के साथ कर रहे हैं, क्या वो उतना स्ट्रांग लीडरशिप है। देखिए एक होता है गुड लीडरशिप, नो डाउट ये भी हो सकता है गुड हो सकते हैं, लेकिन हमको एज अ शेयर होल्डर अगर बहुत पैसा बनाना, हमको वेरी स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए। तो अगर मान लो सामने वाली पार्टी इतनी अच्छी लीडरशिप नहीं, फॉर एग्जांपल जब रिलायंस टूटा, एक अनिल अंबानी ग्रुप बना, एक मुकेश अंबानी ग्रुप बना, तो वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। वन वॉज अ मल्टी बैगर, नो डाउट दोनों में रिलायंस लगा था, लेकिन एक मल्टी बैगर था और दूसरे ने पूरा वेल्थ एरोड कर दिया। तो ये आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले दिन से पता लग जाएगा, बट 5-6 क्वार्टर 7-8 क्वार्टर आप देखते हो कि क्या प्रॉमिस किए गए हैं, क्या पूरा किया गया है, क्या इनके प्लान से बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव तो नहीं जा रहे, डेट तो नहीं बढ़ रहा। ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज है, जस्ट बिकॉज अ वेरी गुड प्रमोटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जस्ट बिकॉज एक बहुत अच्छा प्रमोटर एक अच्छी कंपनी में ज्वाइन करता है डजेंट मीन कि आपको उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो आप सुनते हो नारायण मूर्ति जी जो कि इन्फोसिस के। नारायण मूर्ति जी, अब एग्जाम्पल लेते, ऐसी हाइपोथेटिकल ले रहे, यस बैंक में वो बन जाते हैं, अपने कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सीईओ बन जाते हैं। अब आप लोग क्या करोगे, एक 2 सेकंड के लिए सोचो, नारायण मूर्ति आए, चलो पैसे डाल देते यार, अब तो यस बैंक पक्का ऊपर जाएगा। हो सकता है सेंटिमेंटल वैल्यू पे यस बैंक वहां से डबल भी हो जाए, मान लो 15 रुपए का चल रहा होगा तो वो मान लो वहां से 45 भी हो जाएगा, ठीक है। बट शुड यू रियली प्ले इट एज एन इन्वेस्टमेंट या स्पेक्यूलेशन? माई आंसर इज एज ए स्पेक्यूलेशन। क्यों? बिकॉज आपको ये समझना है नारायण मूर्ति जी जो है, ही इज मास्टर इन टेक्नोलॉजी, नॉट इन बैंकिंग। तो एक टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट अगर यस बैंक के सीईओ बनते हैं, although he brings a lot of credibility, फंड मिल जाएगा and all those things, but that won't resolve an issue। वहीं पर अगर आदित्य पुरी जी, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, एचडीएफसी बैंक को कहां से कहां पहुंचा दिया, अगर वो जाते हैं तो ये, बाय द वे दोस्तों आपको याद होगा हमने आज से 1-1.5 साल पहले एक वीडियो बनाया था जिसपे बताया था कि एचडीएफसी शायद उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं करेगा, एक बार आदित्य पुरी साहब निकल जाए, एंड वी कैन सी अभी उतना ज्यादा नहीं कर रहा है, एंड लॉट ऑफ फंड्स हैव एक्चुअली शिफ्टेड इनटू आईसीआईसीआई बैंक। सो आपको समझना है ये भी एक चीज है जो आपको कमिंग इधर देखना है। अब सवाल उठता है कि मार्केट इतना ऊपर है तो हम किस तरह का पोर्टफोलियो बनाए। आपने देखा था मैंने स्टार्टिंग में क्या देखा है, नहीं देखा तो वापस रिवाइंड करके देखना। मेरे पोर्टफोलियो का जो सेक्टरल एलोकेशन भी था वो ज्यादा से ज्यादा 8-9 के बीच में बंधा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, आपको ये समझना है 8-9 में ये मेरा सेक्टरल है, उसके अंदर भी 2-3 स्टॉक है, तो करीब 16 to 18 स्टॉक्स है मेरे पास एट द प्रेजेंट। आप बोलोगे यार बहुत ज्यादा है, यार तो बहुत ज्यादा है। मैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्सेंट्रेटेड बेट नहीं लूंगा। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है सिर्फ आप 4 स्टॉक्स ले लेते हो, उसी में आप कुछ सब कुछ रख देते हो। कुछ लोग कहेंगे कि वॉरेन बफेट तो कॉन्सेंट्रेटेड रखता है। आपको मैं बता दूं कि वॉरेन बफेट सर भी जब बुल मार्केट होता है ना तो वेरी डाइवर्सिफाइड रहते हैं। ऑल्दो 7-8 स्टॉक्स में उनके सबसे ज्यादा एक्सपोजर रहते हैं, लेकिन वो रहते हैं 63-64 कंपनीज के अंदर, ठीक है। 63-64 हो सकता है उससे भी ज्यादा कंपनीज में, थोड़ा। ब्लैक रॉक जिसपे अपन ने वीडियो बनाया वो तो भैया 400 कंपनीज के अंदर उनका स्टेक रहता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? देखो एट दीज लेवल्स अगर मार्केट किसी कारण बहुत बड़ा क्रैश देता है,
ठीक है। और अगर आप 4 ही स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेटेड हो और मान लो किसी कारण ये 4 स्टॉक्स पे इतना बड़ा डैम्पर पड़ता है कि ये 40% नीचे गिर जाते हैं और अगली बुल रैली में अगर इन 4 में से 3 पार्टिसिपेट नहीं करता है, बिकॉज यू नेवर नो, आप नहीं कह सकते हो कि जस्ट बिकॉज रिलायंस इन 4-10 साल चला तो वो हर 10 साल चलेगा, नहीं। बिकॉज देर आर पीरियड जब 8 साल तक रिलायंस नहीं चला, HUL 8 साल तक नहीं चला, भारतीय एयरटेल 7-8 साल तक नहीं चला, तो दैट कुड बी अ पॉसिबल। ITC 5-6 साल से नहीं चल रहा, तो दैट कुड बी द रीजन विद दिस थिंग्स। तो अगर आप हेवीली कॉन्सेंट्रेटेड हो तो अगली बुल रैली में आप अपनी गाड़ी छोड़ दोगे। बट अगर आप लोग बहुत बोल रहा हूँ गाइज, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, एफर्ट्स लगते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। बट एनीवेज, तो बट अगर आप लोग अपने आप को डाइवर्सिफाइड रखते हो, आप बोलते हो कि यार एक काम करते हैं 15 स्टॉक्स उठाता हूँ, 15 स्टॉक्स में भी पूरा पैसा अभी नहीं लगाएंगे, अभी सब में मैं 3-3% लगा देता हूँ अपना, जो भी है, अगर 100 रुपए है तो 3-3 रुपए सब में लगा देते हैं, 45 रुपीज हमने लगाया। अब जब मार्केट नीचे आता है, बेस्ड ऑन क्या डायनेमिक्स चेंज हुए, किसका डेट बढ़ गया है, किसने प्लेज करना पड़ा, किस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो गया, जब मार्केट अच्छा खासा गिर के एक अच्छे लेवल पे आता है, दैट इज द ओनली टाइम जब आप कॉन्सेंट्रेटेड बेट लोगे। तो इन्हीं 15 में से जो आपके फेवरेट 4-5 स्टॉक होंगे उनमें आप अपना एक्सपोजर बढ़ा दोगे, तो बाकी भले ही 3-3% रह जाएंगे, ये आपका पूरा 100% का इक्विटी का पोर्टफोलियो। तो प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ क्या होती है, आप में से काफी सारे लोग, कितने लोग मिस्टेक करते हैं कमेंट्स में बताना, कि एकदम ऊपर के लेवल पे 2-3 स्टॉक लेके बैठ गए और वो 40-50% नीचे है। तो नेक्स्ट टाइम से, इस बार गलती हो गई तो हो गई, रायता फैल गया तो फैल गया, अब उसको साफ करने का टाइम है। साफ करने के लिए अभिषेक भाई के वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को। तो आपको ये चीज समझनी है कि यार यू कैन नॉट एक्चुअली डू दीज थिंग्स। तो आपको सिंपल सी बात क्या है कि एवरेज मत करो अपने लूजर्स को, बिकॉज नेट लूजर्स को एवरेज कर करके तो आप पूरा लूज कर जाओगे। उल्टा जब मार्केट नीचे भी आ रहा है तो वो 15 स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, भले ही 1-1% से बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। एंड अल्टीमेटली व्हेन यू फील कि यार मार्केट बहुत नीचे आ गया बिकॉज ऑफ सम ग्लोबल रीजन, बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज ऑफ एनीथिंग फॉर दैट मैटर, तब आप अपना एक्सपोजर वहां से बढ़ा सकते हो। सो आपको कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो अगर बनाना है तो ऊपर बनाओ। फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो लिंच साहब कहते हैं, फार मोर मनी हैज बीन लॉस्ट बाय द इन्वेस्टर्स प्रिपेयरिंग फॉर करेक्शंस और ट्राइंग टू एंटिसिपेट करेक्शंस देन हैज बीन लॉस्ट इन करेक्शंस देमसेल्व्स। मतलब मैक्सिमम लोगों का पैसा करेक्शन कल आएगा, करेक्शन अगले हफ्ते आएगा, करेक्शन अगले महीने आएगा, ये सब सोच के वो अपना कुछ भी पैसा नहीं लगाते, इसी चक्कर में इनका पैसा लूज हो गया है एज कंपेयर टू पीपल जो लोग SIP रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी है गाइज, अगर आपने स्टॉक मार्केट से आपको पैसा बनाना है तो यू हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड। आई एम नॉट सेइंग 100% इन्वेस्टेड, बट यू हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड। तो जब आपका फेथ मार्केट से घटने लगे, तो जैसे मैंने किया, अदर्स में आप एक्सपोजर बढ़ाइए, इक्विटी में कम कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा इक्विटी हमेशा लेके रखिए। लाइकवाइज जब आपका इक्विटी पे हर कोई पैनिक कर रहा है, तब आप इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ा दीजिए और अदर्स का कम करने लगे। लेकिन एवरी मंथ आपके SIPs आपको चालू रखने हैं। पैनिक होगा, मार्केट में टर्मोइल आएगा, लोग डरेंगे, लेकिन SIP का सबसे बढ़िया बात होता है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है, आपको एक अच्छा एवरेज मिलने लगता है। तो गाइज आपको ये चीज समझनी है, यू शुड नेवर एवर स्टॉप ट्राइंग टू पुट दिस सॉर्ट ऑफ मनी। सो आशा करता हूँ गाइज आज के इस वीडियो से भी आपको कुछ नया सीखने मिला होगा तो मेक श्योर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।